हाशिम ज़ुबैरी का एक बेटा और एक बेटी थी। बेटा इन दिनों अमेरिका गया हुआ था, जबकि इसकी बेटी सानिया यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। हाशिम ज़ुबैरी ने अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए बहुत से ख्वाब देखे थे। इनमें एक ख्वाब ये भी था कि वो अपनी बेटी की शादी बहुत बड़े ख़ानदान में करेगा। वो ख़ानदान इसकी निगाह में था। कई सालों से इस ख़ानदान का ताल्लुक सनत और सियासत से था। हाशिम ज़ुबैरी इस ख़ानदान के साथ अपनी बेटी का रिश्ता जोड़कर अपने आप को और भी मजबूत करना चाहता था। हाशिम ज़ुबैरी ने अपनी बेटी की बात इस घराने से छेड़ भी दी थी। दोनों ख़ानदानों में गहरे मरासिम थे, इसलिए हाशिम की बात को उन्होंने संजीदगी से लिया और ये इशारा भी दे दिया था कि वो बहुत जल्द रिश्तेदारी में अपनी दोस्ती को बदल लेंगे। हाशिम ज़ुबैरी मुतमईन था और वक्त का इंतज़ार कर रहा था। हाशिम ज़ुबैरी इस बात से बेखबर था कि इसकी प्यारी बेटी अपना दिल ज़फ़र के आगे हार चुकी है। ज़फ़र शहजाद वजी नौजवान था। इसका तल्लुक एक गाँव से था। इस गांव में इसके बाप दादा की ज़मीन थी, लेकिन इतनी कि जिससे वो इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजार सके। ज़फ़र पढ़ने के लिए शहर आया था और शहर का ही होकर रह गया था। इसको शहर में नौकरी मिल गई थी। वो एक आम सी इमारत के आम से फ्लैट में रहता था। ज़फ़र की मुलाकात अचानक सानिया से हुई थी और अचानक होने वाली मुलाकात मोहब्बत का रूप धार बैठी। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और सानिया इसी के ख्वाब देखने लगी। ज़फ़र अपनी मनमानी करने वाला नौजवान था। वो बहुत कम किसी की बात मानता था। शहर आने और इसी जगह टिक जाने का इसी का फैसला था। हालांकि इसके माँ बाप इसे बहुत ज़ोर दे चुके थे कि वापस गांव आ जाए। इस सिलसिले में इसने अपने भाइयों की भी नहीं सुनी थी। इसके ख़ानदान वालों की इसके बारे में राय थी कि वो एक ज़िद्दी और अक्खड़ नौजवान है। हाशिम ज़ुबैरी के गुमान में भी नहीं था कि इसकी बेटी किसी को अपना दिल दे चुकी है। सानिया ने दिल भी इसे दिया था, जिसकी हैसियत मामूली थी। बेखबर हाशिम ज़ुबैरी मुनासिब वक्त के इंतज़ार में था, जब वो अपनी बेटी की मंगनी अपने पुराने दोस्त के बेटे से करके दोस्ती को रिश्ते में दारी में बदल दे। सानिया की सहरबानों के साथ अचानक उस वक्त मुलाकात हुई जब वो अपनी माँ से मिलने के लिए कमरे में गई। सानिया ने जुगी अपनी उम्र की बहुत खूबसूरत लड़की को अपनी माँ के बेडरूम में देखा तो वो एक लम्हे के लिए ठिठक गई। मुमताज़ बेगम कुछ देर पहले ही नींद के आगोश में पहुंची थी। मेरा नाम सहरबानो है और मैं इनकी नर्स के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए 10-15 दिन यहाँ इनके पास रहूँगी, सहरबानो ने बताया। सानिया ने होले से सर हिलाया। मैं इनकी बेटी सानिया हूँ। आप अंकल रफ़ाकत के कहने पर यहाँ आई हैं। इनके कहने पर ही नहीं, बल्कि वो मुझे यहाँ तक लेकर भी आए हैं, सहरबानो ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, सानिया एकदम बोली। अम्मी की तबीयत कैसी है? मैं आ गई हूँ, जल्दी बेहतर हो जाएंगी, सहरबानो बिला तामुल बोली। तुम्हारे पास कोई जादू है? सानिया ने एक नज़र सहरबानो पर डाली। मेरे पास मेरी ड्यूटी है। मैं इनको वक्त पर दवाई दूंगी और इनकी हर चीज़ का ख्याल रखूंगी। ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। सहरबानो को जल्दी एहसास हो गया कि इसने सोचे बगैर जवाब दे दिया था। सानिया ने आगे बढ़कर मुमताज़ बेगम के चेहरे की तरफ देखा और फिर सहरबानो की तरफ घूमकर इसके सरापे का जायज़ा लेते हुए बोली, तुम बहुत खूबसूरत हो। शुक्रिया। सहरबानो इसके मुँह से अपने हुस्न की तारीफ सुनकर चौंकी। कोई लड़की दूसरी लड़की की इस तरह तारीफ करे, हैरत का बायस ही होता है। यह हैरत सहरबानो को भी हो रही थी। सानिया के कहने का अंदाज भी कुछ ऐसा था जैसे इस एक जुमले में बहुत से मतलब मख्फी हों। सानिया ने पूछा, क्या तुम दिन रात मेरी अम्मी के बेडरूम में रहोगी? मुझे डॉक्टर साहिब तो यही कहकर गए हैं। सानिया ने एक नज़र सहरबानो की तरफ देखा और जाने के लिए दरवाजे की तरफ चली गई। इसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा और इसे घुमाने से पहले कुछ सोचा, फिर एकदम दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर चली गई। सहरबानो इसी जगह खड़ी सोचने लगी कि अचानक सानिया को क्या हुआ कि वो चली गई। सहरबानो को प्यास महसूस हो रही थी। इसने पानी के खाली मग की तरफ देखा और कमरे से बाहर निकल गई। किचन में जाकर इसने पानी पिया और जो ही वो किचन से बाहर निकली चौंक कर रुक गई। सामने हाशिम ज़ुबैरी गोंद ज़ेबे तन किए खड़ा था। हाशिम ज़ुबैरी अपनी निगाहें सहरबानो के चेहरे पर जमाते हुए बोला, इससे पहले कभी ऐसी शान शौकत वाले घर में किसी की खिदमत के लिए गई हो? नहीं, सहरबानो ने अटकते हुए जवाब दिया। मैं पहली बार ऐसे घर में आई हूँ। कैसा लगा ये घर? ये घर ख्वाबों जैसा है। सहरबानो ने एक नज़र हाशिम ज़ुबैरी पर डाली। हाशिम ज़ुबैरी के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। कुछ तवक्कुफ के बाद वो बोला, डॉक्टर रफ़ाकत को कैसे जानती हो? मैं इनके अस्पताल में 3 माह से काम कर रही हूँ, सहरबानो ने कहा। ठीक है, तुम जाओ। मुमताज़ बेगम का अच्छी तरह ख्याल रखना। जी बेहतर, सहरबानो कहते ही इस जगह से तेज़ी के साथ निकली और सीधी कमरे में चली गई। 3 माह बहुत होते किसी को जानने के लिए, लेकिन वो मेरा पुराना दोस्त है। तुमसे कहीं ज़्यादा जानता हूँ मैं इसे। बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं दूसरों के दिमाग में घुसकर इनकी सोचों को खंगालने का हुनर जानता हूँ। कमीना, तुम्हें यहाँ मेरी बीवी की देखभाल के लिए नहीं लाया, इसका कोई और ही मकसद होगा। डॉक्टर रफ़ाकत, ये तो मैं जान ही लूँगा,
اور اگر تم نے میرے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانے کی کوشش کی تو پرانی دوستی کی جگہ ایسی دشمنی جاگے گی کہ تمہارے ہوش گہری نیند میں چلے جائیں گے۔ ہاشم زبیری نے اپنے دلی دل میں کہا۔ اس کا چہرہ دہشت ناک ہو گیا تھا اور دانت پر دانت جم گئے تھے۔ اس وقت اگر کوئی اس کے سامنے کھڑا ہوتا تو شاید وہ ڈر کر کانپ جاتا۔ ہاشم زبیری نے ناشتے سے فارغ ہوتے ہی جنید کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ جو ہی ملازم نے ہاشم زبیری کا پیغام دیا، جنید فوراً ہاشم زبیری سے ملاقات کے لیے اپنے کوارٹر سے نکل کر بنگلے کی طرف چل پڑا۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار تھا۔ بنگلے میں داخل ہوتے ہی جنید نے سیدھے ہاشم زبیری کے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس کے آگے ہاشم زبیری کا حکم سب سے اہم تھا۔ وہ ہاشم زبیری سے ملنے سے پہلے کسی اور سے نہیں ملنا چاہتا تھا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جنید نے ہاشم زبیری کے حکم کی تعمیل میں تغافل سے کام لیا ہو۔ جب جنید کمرے کی طرف جا رہا تھا تو اس وقت سحر بانو کمرے سے نکل رہی تھی۔ جو ہی اس کی نگاہ جنید پر پڑی جو اپنے دھیان میں چل رہا تھا، اس نے ایک دم دروازہ بند کیا اور دروازے میں رخنہ بنا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ سحر بانو کی نگاہیں جنید کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ وہ مردانہ چال سے آگے بڑھ رہا تھا۔ سحر بانو اس کی متاثر کن شخصیت کے حصار میں قید ہو رہی تھی۔ ہاشم زبیری کا کمرہ برابر میں ہی تھا۔ جنید نے دروازے پر ہلکی سے دستک دی اور اجازت ملتے ہی دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ تب سحر بانو نے بھی دروازہ بند کر دیا۔ ہاشم زبیری قد آدم آئینے کے سامنے کھڑا ٹائی باندھ رہا تھا۔ جنید ایک طرف کسی غلام کی طرح کھڑا ہو گیا۔ میں شہر سے باہر جا رہا ہوں، شام تک واپسی ہوگی، آفس میں خیال رکھنا اور آج کی تمام میٹنگز کینسل کر دینا، ہاشم زبیری نے کہا۔ آپ اچانک جا رہے ہیں؟ جنید نے پوچھا۔ ہاں، دراصل جانا تو کل تھا لیکن وکیل کا آج ہی فون آ گیا، اس لیے ابھی جا رہا ہوں۔ ریحان جس کمپنی میں گیا ہے اس کمپنی نے کام شروع کر دیا ہے۔ ہاشم زبیری ٹائی باندھ چکا تھا اور وہ آئینے سے ایک طرف ہٹ گیا۔ اس کمپنی پر میری بھرپور نگاہ ہے، ابھی اس کمپنی نے کام شروع نہیں کیا، جنید نے جواب دیا۔ مجھے اس کمپنی کے ساتھ دلچسپی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا پروڈکٹ لانچ کر رہی ہے، ہاشم زبیری نے کہا۔ جیسے ہی انہوں نے کام شروع کیا میں آپ کو اطلاع کر دوں گا، جنید نے کہا۔ میں پوری طرح ان پر نگاہ رکھے ہوئے ہوں۔ تم آج یہ کام کرنا، ریحان کے تمام واجبات کی تفصیل تیار کر دینا۔ میں چاہتا ہوں کہ ریحان کے واجبات ادا ہو جائیں۔ میں بھی کبھی کسی کا قرض اپنے سر پر نہیں رکھا، ریحان کا حساب بھی میں چکتا کر دینا چاہتا ہوں۔ ہاشم زبیری کے لہجے میں عجیب سی بات تھی جسے جنید سمجھ نہیں سکا۔ جو آپ کا حکم، جنید نے اپنے سر کو تھوڑا سا خم کیا۔ میں اس کے واجبات کی تفصیل تیار کر دوں گا۔ ناشتہ کرنا چاہتے ہو تو ڈائننگ ٹیبل پر چلے جاؤ۔ ہاشم زبیری کی اس بات کا مطلب تھا کہ وہ اپنی رات ختم کر چکا ہے اور وہ اس کمرے سے چلا جائے۔ میں ناشتہ کر چکا ہوں سر، جنید جانے کے لیے مڑا۔ اگر ہو سکے تو جس کمپنی میں ریحان گیا ہے وہاں کسی ملازم کو اپنے ہاتھ میں کر لو، اندر کی بات کا پتہ چلتا رہے گا۔ ہاشم زبیری نے الماری کھولی اور اپنا کوٹ نکالنے لگا۔ جنید رک کر گھما۔ میری یہ کوشش بھی جاری ہے، ویسے تم بہت سمجھدار ہو گئے ہو، میری طرح سوچنے لگے ہو، ہاشم زبیری نے کہا۔ اب تم جاؤ۔ جنید کمرے سے باہر نکل گیا۔ جو ہی جنید ممتاز بیگم کے کمرے کے سامنے سے گزرنے لگا، اسی اثنا میں دروازہ کھلا اور سحر بانو باہر نکلی۔ ایک دم دونوں آمنے سامنے آ گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ایک اجنبی لڑکی کو اس گھر میں دیکھ کر جنید کو حیرت ہو رہی تھی۔ سحر بانو کی خوبصورتی سے جنید کو لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی حور زمین پر اتر آئی ہو۔ جنید نے کوئی بات کیے بغیر نگاہیں دوسری طرف کی اور ایک طرف ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی سحر بانو کی ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی اور وہ مسکراتے ہوئے کچن کی طرف چلی گئی۔ جنید یہ سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ وہ لڑکی کون ہے۔ راہداری سے گزرتے اس کی ملاقات ثانیہ سے ہو گئی۔ ثانیہ تیار ہو کر یونیورسٹی جا رہی تھی۔ وہ جانے سے قبل وہ اپنی ماں سے ملنا چاہتی تھی۔ ڈیڈی سے مل کر آ رہے ہیں آپ؟ ثانیہ سے دیکھتے بولی۔ جی انہوں نے بلایا تھا۔ جنید رک گیا۔ مما سے نہیں ملے؟ ثانیہ نے اچانک سوال کیا۔ وہ شاید آرام کر رہی ہیں، جنید بولا۔ مما کے کمرے میں آپ کی ملاقات کسی اور سے بھی ہو سکتی تھی، ثانیہ نے معنیخیز انداز میں کہا۔ کس سے ملاقات ہو سکتی تھی؟ جنید نے سوال کیا۔ ملنا ہے تو میرے ساتھ آ جائیں، ثانیہ نے کہا۔ ابھی بھی ملاقات ہوئی ہے ان سے، جنید نے چند ثانیہ توقع کے بعد کہہ ہی دیا۔ ملاقات ہو گئی ہے؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ مما سے ملنے ان کے کمرے میں نہیں گئے۔ ثانیہ نے متحیر نگاہوں سے جنید کی طرف دیکھا۔ میں سر سے مل کر ان کے کمرے سے نکل رہا تھا اور اچانک وہ لڑکی بیگم صاحبہ کے کمرے سے نکلی اور سامنا ہو گیا۔ میں حیران ہوں کہ وہ لڑکی کون ہے، جنید نے بتایا۔ آپ نے اس لڑکی سے پوچھا نہیں کہ تم کون ہو؟ میں بھلا کیسے پوچھ سکتا تھا؟ ثانیہ نے مسکرا کر جنید کی طرف دیکھا۔ اچھا یہ بتائے کہ کیسی ہے وہ؟ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے کہ کیسی لگی؟ خوبصورت ہے نا؟ انکل رفاقت نے انہیں ممی کی دیکھ بھال کے لیے اس گھر میں لے کر آئے ہیں۔ ڈیڈی اور انکل رفاقت کی دوستی ماضی میں کیا رنگ دکھا چکی ہے، ہم دونوں اس سے باخبر ہیں۔ مجھے تو کم از کم یہ لگ رہا ہے کہ میری بیمار ماں کی جگہ پر ہونے والی ہے۔ ثانیہ کا لہجہ متانت سے لبریز تھا۔
आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? जुनैद ने कहा। मुझे डैडी पर यकीन नहीं, वो माजी में पहले भी गुल खिलाने की कोशिश कर चुके हैं। सानिया का लहजा तल्ख हो गया था। वो बेगम साहबा की देखभाल के इस घर में आई है। जुनैद बोला, आप माजी के तनाजुर में इसे मत देखें, ये एक बहाना है इस लड़की को इस घर तक लाने का। ये डैडी की चाल है। सानिया का लहजा ठोस था। आप खामखा शक कर रही हैं। जुनैद ये बात अच्छी तरह जानता था कि इससे काबिल भी हाशिम ज़ुबैरी एक 20 साल खूबसूरत लड़की के साथ शादी करने वाला था कि ऐन वक्त पर सानिया की शदीद मुदाखलत और एहतजाज पर हाशिम ज़ुबैरी को अपना फैसला बदलना पड़ा। उस वक्त डॉक्टर रफ़ाकत पूरी तरह से हाशिम ज़ुबैरी का साथ दे रहा था। कि मेरा शक नहीं, यकीन है आप देख लेंगे कि किस तरह ये लड़की इस घर की मालकिन बनती है। सानिया के लहजे पर एतमाद था, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। सब कुछ जानते हुए जुनैद ने इसका दिल रखने को कहा। वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। सानिया जाने लगी तो वो एकदम रुक कर बोली, आपका इस शहर में कोई दोस्त भी है? मैं समझा नहीं, मैं चौंका। मैं तो ये समझती थी कि आप काम के बाद अपने कमरे में बंद हो जाते हैं और दुनिया के साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन 2 दिन पहले मैंने आपको किसी के साथ सड़क के किनारे हंसते और बातें करते हुए देखा तो मुझे हैरत हुई। मुझे नहीं मालूम था कि कोई आपका दोस्त भी है। सानिया मुस्कुरा रही थी। जुनैद को याद आ गया, वो भी मुस्कुराया। हाँ, वो मेरा ही एक दोस्त है। ये दोस्ती 8-10 माह पुरानी है। हम दोनों में दोस्ती हुई और फिर बेतकल्लुफ़ी हो गई। वो दिल का बहुत अच्छा है, इससे गपशप करके दिन भर की थकन दूर हो जाती है। यहीं कहीं रहते हैं वो? सानिया ज़ेरिला मुस्कुरा रही थी। नहीं, इस इलाके से दूर रहते हैं, एक कंपनी में मुलाजिम है। अच्छा दोस्त है ज़फ़र। एक बार इसने अपने दोस्त की तारीफ़ की। सानिया मताने से बोली, अच्छा तो इनका नाम ज़फ़र है? जी। जुनैद ने इस बात में सर हिलाया। अच्छी बात है कि आपने कोई दोस्त भी बनाया। अच्छी बात हो गई है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। जुनैद बोला, ओके। सानिया कहकर अपनी माँ के कमरे की तरफ चल दी। जुनैद नहीं जानता था कि जिस नौजवान के साथ इसकी दोस्ती है वो वही ज़फ़र है जिसकी मोहब्बत में सानिया गिरफ्तार है। सानिया ने गाड़ी में जाते हुए अचानक दोनों को देखा था। इस बात की तस्दीक सानिया ने उसी रात ज़फ़र को फ़ोन करके कर ली थी। इसे पता चल गया था कि जुनैद और ज़फ़र आपस में दोस्त हैं। जानबूझ के इसने जुनैद से बात दरियाफ्त की थी। सानिया ने ज़फ़र को भी इस बात का पाबंद कर दिया था कि वो इस बात का जिक्र जुनैद से ना करे। जब सानिया कमरे में दाखिल हुई तो मुमताज़ बेगम नाश्ते से फारिग हो चुकी थी और सहर बानो रुमाल से इसका चेहरा साफ कर रही थी। सानिया ने इस जगह रुककर सहर बानो की खिदमत देखी तो इसका दिल चाहा कि वो सहर बानो के हाथ से रुमाल छीन ले। सहर बानो को देखते ही सानिया के रवैये में तगय्युर आ जाता था। हालांकि इसे बहुत कम गुस्सा आता था, लेकिन सहर बानो का चेहरा सामने आते ही गुस्सा इसके खून में दौड़ने लगता था। शायद ये इसका खौफ था कि कहीं इसका बाप इसे शादी करके इसकी माँ की आखिरी सांस से मुख्तसर न कर दे। मुमताज़ बेगम अपनी बेटी को देखते बोली, इधर आ जाओ मेरे पास सानिया। तुम रात मेरे कमरे में आई थी, आपको कैसे पता चला? सानिया अपनी माँ के पास चली गई, मुझे सहर ने बताया था। मुमताज़ बेगम मुस्कुराते हुए बोली, आप उस वक्त सो रही थी। सानिया पास जाकर बैठ गई, इसलिए मैं आपको देखकर चली गई, मुझे जगा लेती। मुमताज़ बेगम ने शफकत भरी निगाहों से सानिया की तरफ देखते हुए कहा, ये कैसे मुमकिन है कि आपके आराम में खलल डालूं? सानिया अपनी माँ का हाथ अपने हाथों में लेकर सहलाने लगी। मुझे आपका आराम और सुख सबसे ज़्यादा अजीज़ है। अपने आराम और सुख से भी ज़्यादा मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। मुमताज़ बेगम ने शफकत भरे लहजे में कहा, इतने प्यार की दुनिया की कोई ताकत इसे माप नहीं सकती। तुम सहर से मिली हो, बहुत अच्छी लड़की है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। देखो एक रात में इसने मुझे सेहतमंद कर दी है। मुमताज़ बेगम ने तारीफ़ी निगाहों से सहरबानो की तरफ देखा। मैं आपको सेहतमंद देखना चाहती हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि आप इस कमरे में कैद होने के बजाय सेहतमंद इंसान की तरह चलें फिरें और खूब खाएं, डैडी के शाना बशाना खड़ी होकर ज़िंदगी गुजारें। सानिया बोली। मुमताज़ बेगम हंसी, ऐसा ही होगा, लेकिन खाने पीने की बात शायद तुम्हारी पूरी ना हो सके। डॉक्टर मुझे परहेज़ी खाना खाने के लिए कहते हैं। डॉक्टर तो ऐसे ही कहते ही रहते हैं। सब ठीक हो जाएगा, मुझे जाना है, शाम को मुलाकात होगी। सानिया खड़ी हो गई। मुमताज़ बेगम ने अपनी बेटी को प्यार से रुखसत किया और सानिया बगैर सहर बानो की तरफ देखे कमरे से चली गई। आपकी एक ही बेटी है? सहर बानो ने इसके जाने के बाद सवाल किया। मेरा एक बेटा भी है, मुमताज़ बेगम ने जवाब दिया। जवाब सुनकर एकदम सहर बानो की निगाहों के सामने जुनैद का चेहरा घूम गया। वो आपसे मिलने के लिए नहीं आएगा? चले गए क्या? वो कैसे आएगा? वो अमरीका में होता है, शायद अगले माह आ जाए, मुमताज़ बेगम ने बताया। मुझे अपने बेटे का शिद्दत से इंतज़ार है। सहर बानो के दिमाग में फिर वही सवाल दौड़ने लगा कि अगर मुमताज़ बेगम का बेटा अमेरिका में है तो फिर वो खूबसूरत नौजवान कौन था? सहर बानो इसके बारे में जानना चाहती थी, लेकिन इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे सवाल करे।
सहर बानो ने बिस्तर की चादर को हाथ से सीधा करते हुए इसकी सलवटें निकाली और कुर्सी पर विराजमान होते हुए बोली, इस घर में आप 3 लोग ही होते हैं, नौकर चाकर भी हैं। मुमताज़ बेगम ने बेटे की याद में खोई हुई थी। मेरा मतलब है कि आप दोनों मियाँ भी और आपकी बेटी। सहर बानो ने कहा, जब जुनेद आ जाएगा तो हम 4 हो जाते हैं। मुमताज़ बेगम ने कहा, जुनेद। एकदम सहर बानो की सवाली निगाहें मुमताज़ बेगम के चेहरे पर मरकूज हो गई। जुनेद मेरा बेटा तो नहीं है, लेकिन बेटे की तरह है। हम इस पर बहुत भरोसा करते हैं, बस इसी को इस घर में आने की इजाज़त है। वो हम सबसे जब चाहे मिल सकता है। मुमताज़ बेगम बोली। सहर बानो समझ गई कि जिसे छुप कर देखा था वो फिर इसका सामना भी हो गया था। उसका नाम जुनेद है। सहर बानो को जुनेद अच्छा लगा था। वो चुप होकर उसके ख्यालों में खो गई। 2 घंटे बाद मुमताज़ बेगम गहरी नींद सो गई थी। डॉक्टर रफ़ाकत ने मुमताज़ बेगम की नींद की हालत में चेक किया और सहर बानो से बोला, तुम मेरे साथ चलो। कहाँ जाना है डॉक्टर साहिब? सहर बानो ने पूछा। मेरे पीछे आ जाओ, डॉक्टर रफ़ाकत ने बताने के बजाय कहा और कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद दोनों गाड़ी में बैठे जा रहे थे। दोनों के दरमियान खामोशी हायल थी। कई बार डॉक्टर रफ़ाकत ने सहर बानो को कनेक्शन से देखा और फिर निगाहें सीधी कर ली थी। सहर बानो ने डॉक्टर रफ़ाकत की यह हरकत गैर महसूस अंदाज में देख ली थी। उसे यकीन हो गया था कि डॉक्टर रफ़ाकत की नीयत साफ नहीं है। डॉक्टर रफ़ाकत सहर बानो को एक बड़े शॉपिंग सेंटर में ले गया। डॉक्टर रफ़ाकत ने सहर बानो को 4 कपड़ों के कीमती जोड़े दिलाए, 2 जोड़े जूतों के खरीद कर दिए, अच्छा सा परफ्यूम भी लेकर दिया और मेकअप का सामान भी पैक करवा लिया। खरीदारी से कबल सहर बानो ने कुछ हिचकिचाहट से काम लिया, लेकिन जब डॉक्टर रफ़ाकत ने दरियादिली का मुजाहरा करते हुए जोर दिया कि वो जो चाहे खरीद सकती है, तो सहर बानो ने इस मौके को हाथ से गंवाने की बजाय इससे फ़ायदा उठाने का सोचा और अपनी पसंद की बेहतरीन शॉपिंग की। इस खरीदारी का भारी बिल अदा करने के बावजूद डॉक्टर रफ़ाकत के माथे पर एक भी सलवट आया नहीं हुई। दोनों फिर गाड़ी में बैठकर वापस जा रहे थे। डॉक्टर रफ़ाकत ने कहा, जानती हो मैंने तुम्हें खरीदारी क्यों करवाई है? नहीं जानती, सहर बानो फौरन बोली। ताकि तुम एक आम लड़की से ख़ास लड़की बन सको, तुम्हें पता चल सकेगा कि बड़े लोगों के साथ कैसे रहते हैं। डॉक्टर रफ़ाकत बोला, मैं यहाँ नर्स के तौर पर काम कर रही हूँ, मुझे इस घर में अपने यूनिफॉर्म में रहना पसंद है। सहर बानो ने डॉक्टर रफ़ाकत के दिल की बात जाने की जुमला कह दिया। ये तुम्हारा ख्याल है कि तुम इस घर में नर्स के तौर पर काम कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें इस सोसाइटी से आशना कराने के लिए यहाँ लाया हूँ। डॉक्टर रफ़ाकत का चेहरा मतानत में डूब गया। सहर बानो चौंकी, मैं समझी नहीं। डॉक्टर रफ़ाकत ने अपने चेहरे पर एक मकरू सी मुस्कुराहट आया करते अपना हाथ सहर बानो के हाथ पर रखते हुए कहा, वक्त आने पर मैं सबको समझा दूंगा। सहर बानो ने मुतहैयर निगाहों से डॉक्टर रफ़ाकत के उस हाथ की तरफ देखा जिसके हाथ के ऊपर जमा हुआ था। इसका दिल चाहा कि वो अभी इस हाथ को झटक दे, लेकिन फिर इसने सोचा कि इसका अभी वक्त नहीं आया। अगर डॉक्टर किसी खुशफहमी में रहकर इस पर मेहरबानी की बारिश करना चाहता है तो इस बारिश से फ़ायदा उठाने से इसे कोई एतराज़ नहीं होगा। ना चाहते हुए भी इसने डॉक्टर रफ़ाकत की तरफ मुस्कुरा कर देखा। क्या ये अच्छा नहीं है कि आप मुझे वो बात बता दें? सहर बानो बोली और बहाने से हाथ के हाथ के नीचे से निकालकर अपने माथे पर खारिश करने लगी। डॉक्टर रफ़ाकत ने सोचा कि अपने दिल की बात को ज़्यादा देर छुपा कर रखने का कोई फ़ायदा भी नहीं। अगर अब वो बात खोल देगा तो सहर बानो भी ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएगी। कभी तुमने ख्वाहिश की है कि तुम भी एक बड़े घर की मालकिन बनकर राज करो? डॉक्टर रफ़ाकत बोला, ऐसी ख्वाहिशें खुद ब खुद जन्म लेती रहती हैं, और अगर खुद ब खुद ऐसी ख्वाहिश की ताबीर भी मिल जाए तो ऐसा कम ही मुमकिन होता है। लेकिन मैं ऐसा मुमकिन करने का इरादा कर लिया है। मैं तुम्हें एक बड़े घर की रानी बनाकर रखना चाहता हूँ। डॉक्टर रफ़ाकत ने अपनी बात मुकम्मल करने के बाद इसकी तरफ देखा जैसे वो जानना चाहता हो कि इसके चेहरे पर क्या तासुरात आए हैं। वो भी सहर बानो थी। कहते हैं जब किसी जानवर के मुंह को खून लग जाए तो फिर वो इस खून के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। इस वक्त इसके कंधों पर डॉक्टर रफ़ाकत की कराई हुई महंगी शॉपिंग का बोझ था, इसलिए वो ऐसे मौका आइंदा भी देना चाहती थी। अपने घर से आए भी इसे वक्त ही कितना हुआ था और इसकी किस्मत चमकने लगी थी। अपने बाप की उम्र के डॉक्टर रफ़ाकत को वो खरी खरी सुनाकर अपनी किस्मत को अंधेरे का हिस्सा नहीं बनाना चाहती थी। इसे ये सब सुना और बर्दाश्त करते अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजा ली। सहर बानो से खुश फहमी में मुब्तला रखना चाहती थी। इसकी खामोशी मुस्कुराहट देख के डॉक्टर रफ़ाकत समझा कि सहर बानो को सब मंजूर है जिसका अभी डॉक्टर रफ़ाकत ने इजहार किया है। वो भी दिल में खुशी से झूम उठा। अगर कोई मुझसे ही पूछे कि ये खरीदारी किसने करवाई है तो मैं क्या जवाब दूँ? सहर बानो ने कुछ देर के बाद खामोशी तोड़ी। तुम कह देना तुम्हारी कमेटी निकली थी। इस घर में आकर मेरा भी दिल चाहा कि मैं भी सानी जैसे कपड़े पहनूं। मैंने अपनी सारी कमेटी इस खरीदारी पर लगा दी। बस ऐसा ही कुछ कह देना। डॉक्टर रफ़ाकत ने ऐसे कहा जैसे वो इस सवाल का जवाब घर से सोच कर आया था। अच्छा जवाब है।
मेरे इस जवाब से सब मुतमईन हो जाएंगे, सहर बानो ने दिली दिल में सोचा। दोपहर की चाय के बाद सहर बानो ने अपनी सारी शॉपिंग मुमताज़ बेगम को दिखा दी। मुमताज़ बेगम इसकी खरीदारी देखकर खुश भी हुई और हैरान भी। जब मुमताज़ बेगम ने वही सवाल किया तो सहर बानो ने इत्मीनान से डॉक्टर रफ़ाकत का जवाब दोहरा दिया। मुमताज़ बेगम बोली, तुमने खिलौने की कमेटी शॉपिंग में लगा दी। साने के पास कपड़ों का ढेर है, कुछ कपड़े तो ऐसे हैं जो इसने एक बार पहने हैं। मैं वो सारे कपड़े तुम्हें दिला देती, अब मैं उतरंग पहनूंगी। मुमताज़ बेगम साहिबा, मुझ पर लुटाने वाला मौजूद है। दिल में आने वाली ये बात सहर बानो ने ज़ुबान की नोक पर नहीं आने दी और बात बदल कर बोली, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ऐसे कपड़े पहनूं, इसलिए मैं अपने पैसे साथ ही ले आई थी और बाजार जाकर ख़रीदारी कर ली। मुझे पता होता कि सानिया के कपड़े मुझे मिल सकते हैं तो मैं ऐसा ना करती। चलो कोई बात नहीं, इंसान को मौका मिले तो इसे अपने दिल की बात ज़रूर पूरी करनी चाहिए। मैं सानिया से भी तुम्हें कपड़े दिला दूंगी। मुमताज़ बेगम ने कहा, तुम बाजार किसके साथ गई थी? मुमताज़ बेगम का सवाल सुनकर साहिबानो चौंके सोचने लगी कि वो क्या जवाब दे। मैं अकेली ही गई थी। अकेली? मुमताज़ बेगम को कुछ हैरत सी हुई। दरअसल इस शॉपिंग सेंटर में मैं पहले भी अपनी कुलीग के साथ गई थी, जिसने अपनी शादी की खरीदारी करनी थी। तब मैंने सोचा था कि मुझे मौका मिला तो मैं भी इसी जगह से शॉपिंग करूंगी और कमेटी डाल ली थी। सहर बानो को जाने झूठ बोलना कैसे आ गया था। क्या मेरी दवाई का वक्त हो गया है? मैं भी आपको दवाई देती हूँ। सहर बानो अपनी जगह से उठी और मुमताज़ बेगम को पानी के साथ एक गोली देकर इसने कपड़े शॉपिंग बैग में डालकर एक जोड़ा निकाल लिया। शाम से कबल इसने नहाने के बाद वो जोड़ा ज़ेबेतन किया और चेहरे पर हल्का सा मेकअप भी कर लिया। जब वो आईने के सामने अपना जायज़ा ले रही थी तो उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो वही सहर बानो है जिसने कभी ज़िंदगी में ऐसा लिबास ज़ेबेतन नहीं किया था। वो पहले से भी कहीं ज़्यादा हसीन लग रही थी। जब सहर बानो मुमताज़ बेगम के सामने आई तो वो भी एक लम्हे के लिए सहर बानो को पहचान न सकी। तुम तो और भी खूबसूरत हो गई हो। क्या वाकई? सहर बानो हंसी। हाँ। मुमताज़ बेगम की निगाहें इसके सरापे पर थी। सहर बानो सोचने लगी कि कीमती लिबास पहनना और महलनुमा घरों में रहकर ज़िंदगी गुजारना ही ज़िंदगी है। इसकी सोच में एकदम तगय्युर आ गया। वो भूल गई कि वो एक मामूली नर्स है जो इस घर में अमीर कबीर खातून की देखभाल पर मामूर है।